जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के नतीजे आने के बाद गुपकार गैंग ने जश्न मनाया। इंडी अलायंस ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो भाजपा की बड़ी हार है और प्रोपेगेंडा मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया कि 370 हटने के बाद जो भाजपा ने ये फैसला लिया था ये उस फैसले की हार है। कश्मीर में अब कुछ नहीं बदला है। जम्मू कश्मीर में जो पहले स्थिति थी अब वही है और उसी तरह से सरकार चलती रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर अब क्या है और जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, ये किसी भी प्रोपेगेंडा मीडिया से, किसी भी इंडी अलायंस गुपकार गैंग से बेहतर उमर अब्दुल्ला जानते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला वहां इस वक्त कुर्सी पर बैठे हैं और वो ऐसी कुर्सी है जिसके पाए टूटे हुए हैं, जिसके पांव में जो है वो ताकत नहीं है, लेकिन बस आपको कुर्सी मिली है विराजमान होने के लिए। इसलिए उमर अब्दुल्ला ये जो दूसरे खुशी दिखा रहे हैं, उनकी खुशी के साथ वो जश्न नहीं मना पा रहे। राहुल गांधी तक ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंडी अलायंस की जीत है। ये उन्होंने उमर अब्दुल्ला की जीत तो इसे नहीं बताया, लेकिन इंडी अलायंस की जीत कहा। राहुल गांधी के लिए तो ये एक तरह से हरियाणा की हार के बाद तिनके का सहारा था। उनकी पार्टी तो डूबी गई है। हालांकि जम्मू में भी उनकी पार्टी पूरी तरह डूब गई है। 12 सीटें लाने वाली पार्टी 1 सीट पर सिमटी है। उसके अलावा बाकी सीटें उन्हें कश्मीर के इलाकों में मिली है। अब राहुल गांधी के पास लेकिन क्या था? जब उनकी अपनी पार्टी के बुरे हाल होते हैं तो वो इंडी अलायंस का आवरण ले लेते हैं, और उन्होंने इसीलिए ये ट्वीट किया और फट से उमर अब्दुल्ला को फोन भी मिलाया कि पावर शेयरिंग पर बात कर ली जाए कि कितने मंत्रालय तुम्हारे, कितने मंत्रालय मेरे। अब उमर अब्दुल्ला मंत्रालयों पर तो बात क्या करेंगे, वो तो पहले ही अपने उनका मंत्रालय, अपना उनका मुख्यमंत्री पद जो है वो ठीक तरह से सुरक्षित नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को साइड करने का फैसला ले लिया। उन्होंने 4 निर्दलियों से समर्थन लिया। 42 उनके पास पहले से थे, जिसमें कि 2 तो खुद उमर अब्दुल्ला की है, एक वो छोड़ेंगे, फिर उपचुनाव होगा, लेकिन 4 और मिलके फिलहाल 46 हो गए। और राहुल गांधी का जो फोन था वो फोन जो है बेकार चला गया। और उमर अब्दुल्ला ये चाह रहे हैं कि उन्हें आगे चल के गठबंधन के हाथों की कठपुतली ना बनना पड़े, कि वो किसी बड़ी पार्टी से सहयोग नहीं ले रहे हैं, इसलिए निर्दलियों से सहयोग लेके खुद किसी को पार्टी में शामिल करके पूर्ण बहुमत बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे गठबंधन की परेशानियां नहीं झेलना चाहते, क्योंकि पहले ही उनके सामने कई समस्याएं हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, जश्न दूसरे मना रहे हैं, भले ही जीते उमर अब्दुल्ला हैं, जश्न दूसरे मना रहे हैं और उमर अब्दुल्ला खुश नहीं है, क्योंकि उनके दिलों की धड़कनें तेज है। क्योंकि आने वाला जो समय है जब वो सरकार बना लेंगे, विधानसभा का सत्र शुरू होगा, मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, मंत्रालय मिलेंगे, तब उनकी क्या स्थिति होगी वो तो ये सोचकर परेशान है। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने अब कानूनी सलाहें लेना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया और इसके साथ ही अब कानूनी चर्चाएं भी शुरू कर दी हैं पार्टी के अंदर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के सामने अब आने वाले जो 5 साल हैं उसमें 4 बड़ी कानूनी समस्याएं होने वाली हैं और वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए उमर अब्दुल्ला कभी चिंता जताते हैं, कभी सरेंडर कर देते हैं, कभी गुहार लगाते हैं, कभी कहते हैं कि केंद्र के साथ मुझे मिलजुल कर रहना है, दिल्ली वाले हालात नहीं करने हैं कि उपराज्यपाल के साथ झगड़ा ही चलता रहे, और कभी कहते हैं कि हमें तो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए ही और हमने जो लोगों से वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे ही। उमर अब्दुल्ला क्योंकि फंसे हुए हैं, अब वादे करके आ गए हैं लेकिन पूरा कैसे करें, और अब इसके लिए कानूनी सलाहों की जरूरत महसूस हो रही है। उमर अब्दुल्ला के सामने जो सबसे बड़ी समस्या एक आएगी वो है एलजी के साथ टकराव। एलजी मनोज सिन्हा वहां है, जो कि दिल्ली के जो एलजी है वीके सक्सेना उनसे कुछ कम नहीं है। वो भी एक्टिव पॉलिटिशियन है और इतने समय से जब से 370 हटा है, कश्मीर की कमान, जम्मू कश्मीर की कमान उन्हीं के हाथ में है और दिल्ली जैसी स्थिति नहीं है जम्मू कश्मीर की। वहां के उपराज्यपाल का काम बहुत ही कठिन है। कई वो सीधे सीधे जो जम्मू कश्मीर है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाता है, तो मामला बेहद गंभीर होता है। लेकिन मनोज सिन्हा ने अभी तक की जिम्मेदारी बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही अच्छे से निभाई है और अब उमर अब्दुल्ला को उनके साथ तालमेल बैठाना है। अब देखिए दिल्ली में क्या होता है, कुछ कुछ दिल्ली के हालात है। अब उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना है कि वो केजरीवाल की राह तो नहीं पकड़ेंगे। केजरीवाल तो आए दिन जो है एलजी के साथ लड़ते रहते हैं
और अरविंद केजरीवाल के साथ देखिए समस्या ये भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पैसा है, दिल्ली में सरकार के पास जो है रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू सरप्लस होता है, खर्चे हैं नहीं, सारी बड़ी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के पास है। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी नहीं है, और ये बात अमर अब्दुल्ला जो है कह भी चुके हैं कि वहां पर रेवेन्यू सरप्लस नहीं है, पैसे की दिक्कत है और आपको इसके लिए केंद्र पर ही निर्भर रहना है, यानी कि एलजी के जरिए ही काम होगा। और उमर अब्दुल्ला इसीलिए कभी कभी जो है अनुरोध की स्थिति में आ जाते हैं कि अगर आपने कुछ वादे किए हैं, आपको कोई काम कराने हैं, तो सरकार से पैसा चाहिए होगा, केंद्र सरकार से आप फंड लेने जाएंगे ही, क्योंकि दिल्ली जैसा यहाँ पर पैसा तो नहीं बरसेगा जम्मू कश्मीर में, इकोनॉमी उस तरह की नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला को इसको लेकर भी उनकी चिंताएं हैं कि यहाँ पर वो काम फुल फ्लेश काम करेंगे कैसे, सरकार से अगर तनातनी बनाएंगे। देखिए राजनीति क्या होती है, केजरीवाल क्या करते हैं, जो चीज वो नहीं कर पाते वो एलजी के सिर पे डाल देते हैं कि एलजी नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है, अपना ठीकरा उठा के दूसरे पर फोड़ देना। उमर अब्दुल्ला भी ये राजनीति कर सकते थे कि मैंने तो 370 का वादा किया था, मैंने तो फलाना वादे किए थे, मैं तो ये काम कराना चाहता था, लेकिन एलजी नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जो कुछ मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, फिर आप बिल्कुल ठन ठन गोपाल हो जाओगे और वाकई वो स्थिति हो जाएगी कि आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे। इसलिए वो केजरीवाल वाला आइडिया भी नहीं अपना सकते कि एक की लड़ाई कर लो, चलो सरकार चले ना चले लड़ाई कर लो, लेकिन वो भी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में वो कानूनी सलाह ले रहे हैं कि एलजी के साथ किन मसलों पर तालमेल बैठा के काम किया जा सकता है, कहां टकराव की स्थिति बन सकती है और ऐसे में वो क्या कर सकते हैं। दूसरा मामला जो उनके साथ है वो है पूर्ण राज्य का दर्जा। हम पहले भी बात कर चुके हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना इतना आसान नहीं है और इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाओ, क्योंकि 370 तो समझ लीजिए कि नामुमकिन है। तो ये पूर्ण राज्य के दर्जे के पीछे पड़े हैं और लोगों को दिखाने के लिए और थोड़ा सा सरकार पर दबाव बनाने के लिए इन्होंने अभी से घोषणा कर दी है कि जब कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली मीटिंग सरकार बनने के बाद, तो सबसे पहले पूर्ण राज्य के दर्जे पर जो है वो प्रस्ताव पास होगा। अब ये सब प्रस्ताव तो पास होगा, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा तो केंद्र सरकार को देना है, लेकिन ये लोग माहौल बनाते हैं और इसलिए लोगों को भी इस भ्रम में रखते हैं कि अब आपको बहुमत मिला है, इतना बड़ा कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने आपको ये बहुमत दिया है, तो बदले में आपसे चाहेंगे ही कुछ ना कुछ। अब देखिए शिवसेना महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को थोड़े से वोट क्या दिए और उनसे सवाल पूछने मुस्लिम लोग पहुंच गए, वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग, कि हमने वोट दिया था और आप वक्फ बोर्ड के मामले से संशोधन में चले क्यों गए, आपने वहां पर संशोधन के खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया। तो ये छोटा सा मामला है और पहली बार उद्धव ठाकरे को वोट मिला था इस अलायंस में आके अघाड़ी में, और लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोग जवाब मांगने पहुंच गए। अब अगर उमर अब्दुल्ला से इतने 42 सीट दिलवाने वाले जवाब मांगने पहुंच जाएंगे तो उनका क्या होगा। तो उमर अब्दुल्ला इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे के पीछे पड़े हैं और ये उन्होंने कहा है कि एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधिमंडल वो गृह मंत्री अमित शाह के पास भेजेंगे। जैसे ही सरकार बनेगी एक डेलीगेशन जाएगा, वो जाकर मांग करेगा और बताएगा कि पूर्ण राज्य के दर्जे की जरूरत क्यों है। अब गृह मंत्री के पास भेज रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री ही इस मामले में कुछ कर सकते हैं। अब गृह मंत्री किस आधार पर फैसला लेंगे। देखिए ये तो डेलीगेशन भेज देंगे, माहौल बनाएंगे, लेकिन गृह मंत्री ऐसे ही ये फैसला नहीं ले सकते, इसके लिए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी। और ये बात उमर अब्दुल्ला इस बात को समझते हैं और इसीलिए ये माहौल बनाने के लिए चीजें कर रहे हैं, ताकि मैं तो कोशिश कर रहा हूं दिखाने के लिए, क्योंकि गृह मंत्री पहले वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे कि वहां पर क्या हालात हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूर्ण राज्य का दर्जा बन जाए और जैसे ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिले वैसे ही पुलिस इनके हाथ में आ जाए, राज्य सरकार को मिल जाए और फिर वही स्थिति बन जाए जो पहले थी, पत्थरबाजी हो जाए, जम्मू कश्मीर में बंद होने लगे और वहां पर आतंकवाद बढ़ जाए। इस पर रिपोर्ट ली जाएगी क्या स्थिति है, उसके बाद ही पूर्ण राज्य के दर्जे पर फैसला होगा। क्योंकि विधानसभा में लाकर भी अगर आप प्रस्ताव पास करा देंगे तो जब तक संसद में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। संसद में लाएगा कौन, केंद्र सरकार लाएगी और वही उस पर, क्योंकि बहुमत भाजपा के पास है, दोनों सदनों में उसी को पास कराना होता है, तो ऐसे में ये केंद्र सरकार पर ही होगा कि वो कब जो है पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए पहल करे। और हो सकता है इसके लिए कमेटी भी बन जाए, क्योंकि जिस तरह से ये लोग कमेटियां बनवाते हैं, ये लोग कहते हैं जेपीसी में हर मामला भेज दो, तो सरकार भी कमेटी बना देगी,
गृह मंत्री कमेटी बना सकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर की जो अभी स्थिति है उस पर एक कमेटी आकलन करेगी, सुरक्षा व्यवस्था देखेगी, उसके बाद सलाह देगी। अगर लगेगा जरूरी है तो फिर उस पर आगे बिल बनाया जा सकता है और फिर उसको जेपीसी में भी भेजा जा सकता है। तो रास्ता बहुत लंबा है, ये चीजें इतनी आसान नहीं है। और देखिए इनकी तीसरी समस्या ये है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल भी जाता है तो भी शक्तियां क्या होंगी, क्योंकि जो अभी जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद यहाँ है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में नियम कानून तय हुए हैं। अब इसमें 2019 में बना था, फिर 2023 में भी इसमें बदलाव हुए। तो ऐसा नहीं है कि इस एक्ट को बदला नहीं जा सकता, इसमें संशोधन नहीं हो सकते। अभी जो 5 विधायक नॉमिनेट होंगे वो भी इसी के जरिए किए गए, एलजी को उसकी पावर दी गई, उनकी शक्तियां बढ़ाई गई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए। इसमें संशोधन करके हो सकता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा इन्हें दे भी दे तो भी पुलिस जो है वो एलजी के पास रहे, तो भी लैंड जो है वो एलजी के पास रहे, यानी केंद्र सरकार के पास रहे। और इसी में ही इनको बड़ी मुश्किल जो है वो लग रही है लैंड को लेकर। अभी जो जमीन से जुड़े मामले हैं वो केंद्र सरकार के पास है, ना कि राज्य सरकार के पास, क्योंकि अभी केंद्र शासित प्रदेश है। और जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है किसी भी राज्य को तो उसके पास सारे लैंड के मामले चले जाते हैं। जैसे कि किसी भी राज्य हम देखेंगे तो वहां पर लैंड जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा नहीं है, वो केंद्र या राज्य सरकार के बीच में, ऐसा नहीं है कि उसको दोनों कोई भी उसको संभाल सकता है, वो राज्य का हिस्सा है और राज्य ही उस पर फैसले लेता है कि जमीन आवंटन, जमीन अधिग्रहण, ये सब फैसले। अगर ये अधिकार जो है इनको दे दिया जाता है राज्य सरकार को, उमर अब्दुल्ला को, तो केंद्र सरकार के सामने समस्या ये होगी कि अभी जो निवेश आ रहा है, जो वहां पर रोजगार बढ़ाने की, बुनियादी ढांचा बेहतर करने की कोशिश हो रही है, तो उन कोशिशों को झटका लगेगा। क्योंकि ये लोग तो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में विकास हो, जम्मू कश्मीर में बाहर से लोग आए और वहां पर जो है निवेश करें, वहां पर रोजगार हो, वहां पर बिजनेस हो, फैक्ट्रियां खुले और लोग जो है सिर्फ आतंकवाद और ये पत्थरबाजी के पैसों पर निर्भर ना रहे। लेकिन जैसे ही इनके पास जो है ये लैंड का अधिकार आ जाएगा, ये जमीन से जुड़े अधिकार आएंगे, तो ये इसके बाद फिर ये कुछ भी इसमें कर सकते हैं। जमीन अधिग्रहण की जरूरत होगी, नहीं करने देंगे, नियम कानून कठोर कर देंगे, विधानसभा इनके पास है, बहुमत इनके पास है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य के दर्जे में ये चीजें अपने पास चाहते हैं, पुलिस और लैंड, लेकिन केंद्र सरकार इन्हें नहीं देगी। तो देखिए अब जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी, सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, विधानसभा का सत्र चलेगा, एलजी के साथ तालमेल के साथ काम करना होगा, तो अब क्या क्या इसमें टसल होता है, क्या क्या तनाव उभरता है, क्योंकि ये तो होना ही है। क्योंकि जब इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखेगा तो फिर ये भी एलजी पर ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि केजरीवाल करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर अब वो जम्मू कश्मीर नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा और जो भारत विरोधी विचार रखेगा वो उस मुख्यमंत्री के लिए अब यहाँ पर राह आसान नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।